एक शेर याद आ गया कि जिसको दिल दिया वो दिल्ली चली गई, जिससे इश्क किया वो इटली चली गई, करंट लगा के मरना चाहा कम वक्त मारे बिजली चली गई। तो देखने आता है क्या वो हवेलियां रोती नहीं होगी कि उनके मालिक आज कहां हैं? जिन्होंने बढ़ाते थे आज से 100-150 साल पहले ये सपना देखा था कि इन हवेलियों में हम रहेंगे, बेटे रहेंगे, पोते पड़पोते लड़पोते रहेंगे, लेकिन वो सारे सपने टूट के खाक हो गए। उन हवेलियों में रहने वाले राजा, उन हवेलियों में रहने वाले नगर से कोई बेंगलोर में है, कोई हैदराबाद में है, कोई कलकत्ता में है। क्यों? रोजी रोटी के लिए वो बाहर गए, रोजगार के लिए बाहर गए, क्योंकि यहाँ की सरकारों ने कभी उनको जगह जमीन नहीं दी बिजनेस के लिए, कभी उनको लाइट जैसी मूलभूत सुविधा नहीं दी बिजनेस के लिए, कभी उनको रहने के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं दी कि जहां से वो इस नवलगढ़ शहर को प्रमोट करने के साथ साथ राजस्थान को भी प्रमोट करने लगे, क्योंकि उनको मजदूरी की तलाश में कलकत्ता जाना पड़ा, बेंगलोर हैदराबाद जाना पड़ा। मैं वहां जाता हूँ विनय शो करने के लिए, तो हमारे यहाँ के जो मारवाड़ी हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अगर आप टॉप 10 अमीर आदमी निकालोगे तो 8 राजस्थान के निकलेंगे। लेकिन उन लोगों को मजदूरी की तलाश में बाहर क्यों जाना पड़ा? क्योंकि यहाँ की सरकारों ने कभी सुविधाएं नहीं दी। आज भी मैं जब कलकत्ता मेरे राजस्थानी भाइयों के लिए शो करने जाता हूँ, जब बेंगलोर हैदराबाद राजस्थानी भाइयों के लिए शो करने जाता हूँ, उनसे बातें होती है, मैं पूछता हूँ कि आप हम क्यों छोड़ के आए? वो रो पड़ते हैं, आंसू आ जाते हैं उनकी आंखों में, क्योंकि हम हवेलियां देखते हैं, हमारा 1 घंटा वहां से मन नहीं हटता, उनको देखने से मन नहीं भरता, नवलगढ़ छोड़ के जाने का मन नहीं करता कि अरे इतनी प्यारी कलाकृति यहाँ पे है। तो जिन लोगों ने परमानेंट छोड़ के दूर देशों में वो मजदूरी करने चले गए, क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकारों ने कभी रोजगार देने की या जो बिजनेस करना चाहता है उसे व्यवस्था देने की कोशिश नहीं की। आपने छोटी सी बात में तालियां बजाई, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, तालियों की अब बारी है। कोई ऐसा देश नहीं दुनिया में जहां पे मजदूर नहीं हो, लेकिन मजदूरों का कोई देश नहीं। कोई ऐसा देश नहीं दुनिया में जहां मजदूर नहीं बसता हो, पर मजदूरों का कोई देश नहीं होता। चुनाव हमेशा अमीर आदमी लड़ते हैं, मुद्दे हमेशा गरीबों के होते हैं। केजरीवाल जी को बड़ा छोटा सा इतिहास है एक लाइन का, कि जो आदमी इनकम टैक्स फर्स्ट ग्रेड का ऑफिसर था, अभी खान मंत्रालय की एक ऑफिसर पकड़ी गई है, 13 करोड़ रुपए नगद मिले। तो इस इनकम टैक्स ऑफिसर पोस्ट पे जाएंगे तो केजरीवाल जी चाहे महीने का 13 करोड़ कमा लेते, लेकिन ईमानदारी से वहां काम करते हुए वो नौकरी छोड़ी, क्योंकि चिंता थी कि झोपड़पट्टी वाले बच्चों को कौन पढ़ाएगा। इनकम टैक्स फर्स्ट ग्रेड की ऑफिसर की नौकरी छोड़ने के बाद केजरीवाल जी ने झोपड़पट्टी के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पूछा कि जो सरकारी काम चल रहे हैं उनकी आम आदमी को कैसे जानकारी हो सकती है? सबने दुत्कारा। आखिर में एक आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे आंदोलन, जिसमें सूचना और अधिकार का हमें एक कानून मिला, हमें एक शक्ति मिली कि सरकार का कहीं भी कोई काम हो रहा है, हम सूचना के तहत, ये हमारा अधिकार है, हम जानकारी ले सकते हैं कि किस जगह पे कितने रुपए खर्चा हुआ। ये हमें केजरीवाल जी ने ये कानून दिलाया, इसलिए ऐसे शख्स के साथ जोड़ने का मन कर रहा है। सर, अन्ना हजारे आंदोलन हुआ दिल्ली में, जब सबसे ज्यादा बीजेपी खुश हुई, क्योंकि उन्होंने सोचा अरे वाह, केजरीवाल जी और अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे हैं तो अब बीजेपी का खात्मा हो जाएगा। वो बेईमान ये सोच गए थे, वो बेईमान ये भूल गए थे कि ये अन्ना हजारे आंदोलन नहीं हो रहा है, ये कलयुग का समंदर मंथन हो रहा है, जहां से केजरीवाल जैसे खबरदार निकलेंगे वो आपका खात्मा करेंगे। और उस सूझबूझ केजरीवाल ने एक हीरा चुन के दिल्ली की द्वारका विधानसभा से विधायक माननीय श्री विनय मिश्रा जी को हमारे बीच भेजा है। ये द्वारका का कृष्ण कन्हैया है, एक हर्षवर्धन तालियों से स्वागत करिए, क्योंकि कल ऐसे कृष्ण कन्हैया युवा हमारे साथ हो गए तो हमें इस महाभारत को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। 25 तारीख को जयपुर में उद्घाटन हुआ, आप सब भी आए, पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता आए, लेकिन मैं ये कांग्रेस को, बीजेपी को सूचना दे दूं कि वो जयपुर में आम आदमी पार्टी का उद्घाटन ऑफिस नहीं था, वो हमारे आंगन में पांव रखा था, किसी ने उठा के निकाले। तो शुरुआत हुई थी वहां से,
मजबूर कर दिया कि वो बंदी कैंसिल करे और सरकार की बिजाई कराए और सिंचाई का पानी दे। पन्नू के अंदर फिर आंदोलन हुआ। 96 गांव के लोग जो नहर के लिए तरस रहे थे, आज तक उनको उल्लू बनाते रहे, वोट दो नहर देंगे, वोट दो नहर देंगे, कभी नहीं दिया। जब बीजेपी की सरकार होती है, कांग्रेस विपक्ष में बैठ के नारा लगाती है। जब कांग्रेस की सरकार होती है, बीजेपी विपक्ष में बैठ के नारा लगाती है। सेम काम के लिए 40 साल से वहां नहर नहीं दे रहे। अब जब उस नहर के मुद्दे को लेकर बीकानेर में हमारे आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता वहां के आयुक्त पवन के नीरज से मिले तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी कि नहीं, आप घेराव का कैंसिल कर दो, हम सरकार से बात करेंगे, 5 तारीख तक का टाइम दो। नहीं तो आज तक कभी किसी ऑफिसर ने, कि सरकार ने, किसी मंत्री ने सुनने की कोशिश नहीं की थी। क्योंकि यहाँ हर 5 साल बाद हम सत्ता बदलते हैं, होना यह चाहिए कि हमें सिस्टम बदलना चाहिए। और जब सिस्टम का बदलाव शुरू होगा, मैं इंग्लैंड गया था सर शो करने के लिए, तो वहां पे ना एक अंग्रेज भाई साहब बोला कि जी हमारे यहाँ का अंग्रेज जो है वो हर महीने $5000 कमाता है, $4000 खत्म कर देता, खर्च कर देता है। तुम इंडियन लोग ऐसा नहीं करते। मगर इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आप $5000 कमाते हो, $4000 खर्च कर देते हो, किसमें करते हो खर्च? तो बोला हमारी सरकार नहीं पूछती किसमें खर्च करते हो। मैं यार हमारे वहां एमएलए है, 60,000 रुपए कमाता है महीने का और 1 करोड़ खर्चा करता है। मतलब कैसे? क्योंकि हमारी सरकार भी नहीं पूछती। क्योंकि हरिशंकर प्रसाद ने आज से बहुत सैकड़ों साल पहले लिखा था कि सरकार गरीबी दूर करने के ठोस कदम उठा रही है। सरकार गरीबी दूर करने के ठोस कदम उठा रही है, और वो कदम इतने ठोस है कि आज तक उठ ही नहीं पा रही। तो ऐसा माहौल, ऐसा सिस्टम जब आ जाए तब बदलाव की जरूरत पड़ती है, तब हमें उठना पड़ता है, तब हमें जागना पड़ता है। सुरेंद्र शर्मा ने कहा था कि राजा चाहे राम हो या राजा रावण हो, जनता तो सीता होती है। जब रावण राजा हुआ तो जंगल से हर ली जाएगी, जब राम राजा हुआ तो अगली परीक्षा के बाद फिर जंगल चली जाएगी। राजा चाहे कौरव हो या पांडव हो, जनता तो द्रोहती है। कौरव राजा हुए तो चीर हरण होगा, पांडव राजा हुए तो जुए में भाग जाएगी। जनता को इन्होंने कुछ समझाई। जनता ने सीधी सीधी भाषा में समझाऊं, गन्नो समझ रखा, गन्नो, और वह मशीन में नहीं गन्ने को रस निकालना नहीं, वो है सरकार। वो जो चला रहा है वो है बारी बारी से बीजेपी कांग्रेस वाली पार्टी। कैसे निचोड़ती है जनता को कि गन्ने से पहले सीधो ही डाला मशीन में, लूण पर टैक्स, मिर्च पर टैक्स, सब्जी पर टैक्स, फिर बिना मोड़ के एक बार रोड तेल पर टैक्स, पेट्रोल पर टैक्स, फिर बिना नींबू बांध के एक बार तेल निचोड़ते जनता, फिर बिना पुदीना बांध के एक बार तेल निचोड़ते जनता। फिर भी वो मोदी सी बचे उसको भी इकट्ठा करके भी चलो एक बार कहीं ना कहीं तो निकालते। अरे पिछले 7 दिनों में 20 रुपए पेट्रोल, 20 रुपए डीजल महंगा करके, 9 रुपए सस्ता करके जनता पे ये एहसान कर रहे हो। आंख भी खोलते हो, चश्मा दान करते हो। ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई सिर्फ कुर्सी बचाने की लड़ाई है। यहाँ जब बीजेपी को एक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए राजस्थान में, लेकिन वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। शक्ति मंत्री शेखावत जी आते हैं, वो मुख्यमंत्री की दौड़ में, उनकी वसुंधरा जी नहीं सुनती। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री की दौड़ में तो उनकी कटारिया जी नहीं सुनते, कटारिया जी अपनी दौड़ में उनकी राठौड़ जी नहीं सुनते, राठौड़ जी की कोई नहीं सुनता। ऐसे ही हाल कांग्रेस में कर रखा है। जब एक गहलोत साहब बनते हैं तो पायलट उसकी टांग खींचते हैं, 15 लेके गिराने की कोशिश करते हैं। उनको जब साइड में करते हैं तो डोटेसरा चढ़ जाता है, जी मेरा नंबर है। उनको जब खींचते हैं तो तीसरा आ जाता है, जी मेरा नंबर है। अरे आप अपने नंबर के चक्कर में अपनी जनता को, राजस्थान को डुबोते जा रहे हो। हर बार राजस्थान के पूर्वांचल में 13 जिलों की नहर का मामला होता है, लेकिन 20 साल हो गए, एक बार बीजेपी वोट लेती है, एक बार कांग्रेस वोट लेती है, बस वोट खत्म, बात खत्म। उसके बाद पूर्वांचल नहर का जिक्र सिर्फ अगले 5 साल बाद होता है। श्री गंगानगर का रहने वाला हूं मैं।
वहां एक बॉर्डर से रोड निकलती है जो सूरजगढ़ तक बहुत एकदम तैयार रेडीमेड रोड है, आर्मी रोड है। देश को इमरजेंसी हो तो दिल्ली से रायसेन नगर गंगानगर बॉर्डर तक पहुंचने के लिए वहां पे 50 किलोमीटर का टुकड़ा है जो आज 50 साल से गोलियां दी जा रही है, उसको कभी बनाने की कोशिश नहीं की। इस तरह की छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, वो 2, 4, 6 महीने में सलट सकते हैं, लेकिन उनको सलटने के बजाय 2-3 उदाहरण देता हूं मैं। कर्मचारियों की पेंशन राजस्थान सरकार ने कहा जी हमने बहाल कर दी, अनाउंस किया, जोर शोर से गाजा बाजा बजाया, वो प्रपोजल बढ़ा के भेजा, मोदी सरकार ने रोक दिया। तो क्यों आप एक दूसरे को मतलब सरकारी कर्मचारियों को बेवकूफ बना रहे हो? आपको पता है कि ये कर लागू करेंगे, वो रोक देंगे, वो लागू करेंगे, ये रोक देंगे। ऐसा ही राजस्थानी भाषा के साथ हुआ। राजस्थानी भाषा की मान्यता के यहाँ से डॉक्यूमेंट तैयार करके भेजे गए, वहां जाके मोदी सरकार ने रोक दिए। वो इन पे इल्जाम लगा रहे हैं आपने सही नहीं भेजे, ये उन पे इल्जाम लगा रहे हैं आपने किया नहीं। ये दोनों एक ही है, शक्तिमान ही गंगाधर है, शक्तिमान ही गंगाधर है। ये दोनों की नीयत नहीं है कोई भी काम करने की। अगर ऐसी नीयत होती तो शायद ये बहुत अच्छा काम कर सकते थे। एक तो घर में जो नौकर काम करता है, रोटी बनाता है, सफाई करता है, वो कर्मचारी है। और छोटा भाई बोले छोटा भाई देश का भविष्य है। वो सोच रहा है यार ऐसे कैसे हो सकता है, एकदम चीख चिल्लाने की आवाज आई, बाहर आया, देखा तो वो पिताजी नौकर को पीट रहे थे। उसने दीदी ने देखा रूम में माताजी निश्चित होकर सो रही थी, छोटा भाई दूसरे कमरे में लाइट बंद अंधेरा सो रहा था, नौकर पिट रहा था। उसके सारा माजरा समझ में आ गया। सुबह उठ के आया, बोला पिताजी मुझे समझ आ गया राजनीति क्या होती है। बोला कैसे? बोला मैंने रात देखा ताजा ताजा सीन। बोला क्या देखा? बोले अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही थी, सरकार सो रही थी, देश का भविष्य अंधेरे में था, मैं जनता खड़ी खड़ी सब कुछ देख रहा था लेकिन कुछ नहीं करता। अपना शासन लगाइए और हमें हमारी हक के लिए आवाज उठाना, यही तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने सिखाया था। इन्होंने कानून का मतलब बदल दिया कि देश का कानून किस काम से आता है। यहाँ की कानून व्यवस्था का सिस्टम बिगड़ दिया। अरे पुलिस सुबह निकलती है, 2000 का डीजल बाढ़ के एक चोर को पकड़ती है, शाम को 150 लेके छोड़ देती है। सुबह 2000 का डीजल बाढ़ के पुलिस शाम तक एक चोर को पकड़ती है, 150 लेके छोड़ देती है। तब मंत्रियों के बेटों की बलात्कार करने की हिम्मत होती है। इस राजस्थान की पहचान ये थी कि यहाँ ऑटो वाला, टैक्सी वाला, ट्रेन वाला, बस वाला कोई भी मेहमान आ जाए उसको बड़े इज्जत मान सम्मान के साथ पूरे राजस्थान घुमा के शॉपिंग करवा के वापस घूमता है। राजस्थान से अच्छा कोई स्टेट नहीं। आज कोटा में कम से कम 4 लाख स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, हमारे शेखावाटी बेल्ट में 4 लाख स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। सूरतगढ़ मेरे में आरएस की तैयारी के लिए कम से कम 12,000 स्टूडेंट बैठे हैं। अभी रायसेन नगर में बैंकिंग की तैयारी के लिए कम से कम 15,000 स्टूडेंट। पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे यहाँ इसलिए आते हैं कि राजस्थान एक ईमानदार स्टेट है, राजस्थान के लोग ईमानदार है, राजस्थान के लोग मेहनती हैं। लेकिन इन्होंने राजनीतिक मतलब के लिए हमें जातिवाद के नाम से बांट दिया। ये मीणा का क्षेत्र है, ये राजपूत का क्षेत्र है, ये जाट का क्षेत्र है, ये ब्राह्मण का क्षेत्र है। अरे जब कहीं पे राजपूत रहेगा, कहीं मीणा रहेगा, कहीं जाट रहेगा, कहीं शर्मा रहेगा, तो एक बात बताइए कि राजस्थान भी कहां रहेगा? हमें भुला दिया कि हम राजस्थानी हैं। हमें अलग अलग जातियों में बांटा, हमें अलग अलग समाज के अंदर बांटा, डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की। हर जगह पे ऐसी परिस्थितियां नहीं होती। सालों साल तक जनता ये चीजें सहन नहीं करती। अब अलवर आपका एकदम पड़ोसी है, अलवर के अंदर बीजेपी का बोर्ड है, प्रस्ताव लिया सारा अतिक्रमण हटाया जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अतिक्रमण हटाने के बहाने से शिव मंदिर तोड़े, राम मंदिर तोड़े, अगले दिन खुद ही दंगा करने लगे। सरकार ने देखो मंदिर तोड़ दिए, वो कह रहे हैं आपने तोड़े, वो कह रहे हैं आपने तोड़े। मतलब कुल मिला के असली मुद्दों से ध्यान भटकाना। सेंट्रल सरकार की रोड सालासर में बन रही थी, वहां भगवान राम के परिवार से सजा हुआ दरबार तोड़ दिया, उसके बाद दंगे पसंदे शुरू कर दिए। अरे पहले आप ऐसे कर्म करते ही क्यों, जिसके लिए आप हमें फिर धर्म के नाम पे लड़ाओ, फिर जाति के नाम पे लड़ाओ? क्यों? कि आपका ध्यान असली मुद्दों पे ना जाए।
जो सोच रखा है केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने, विनय जी ने आते ही हमें यही चीज बताई थी कि हमें राजस्थान में सबसे पहले 5 मुद्दों की बात करनी है: बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। और ये कोई एहसान नहीं कर रहे। आप एशिया से बाहर दुनिया के किसी कंट्री में चले जाइए, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक को बिजली दे, वो पब्लिक को पानी दे, वो पब्लिक को स्वास्थ्य शिक्षा दे और उनको रोजगार दे।